हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही फेमस फिक्शन जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा है और द नेम ऑफ द फिक्शन इज़ कांथापुरा बाय राजा राव। राजा राव भी इंडियन बॉर्न ऑथर हैं, कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। इन्हीं का ये फर्स्ट फिक्शन है कांथापुरा। बहुत ही फेमस है और एकेडमिक लेवल पर अगर देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रेस्क्राइब्ड है। इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है कांथापुरा, और इसको हम डिस्कस करेंगे दोनों तरीके से। एक एक माइनर डिटेल्स जो हैं, माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो सारी कवर करेंगे, जहां एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं इस फिक्शन से, और डिटेल में कवर करेंगे हर पॉइंट को, ताकि कहीं अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखने के बाद तो वो ईजिली डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाएँ किसी भी क्वेश्चन का। सबसे पहले थोड़ी सी ये राजा राव की पिक है, आप देख सकते हैं इन्हें। ऑथर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फिक्शन को या उसके वर्क का पार्ट को रीड करने से पहले। तो आप देख लें राजा राव। राजा राव की अगर हम लाइफ हिस्ट्री देखें तो हम पाते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1908। 1908 में बॉर्न हुए थे। इंडियन अमेरिकन ऑथर है। इंडियन अमेरिकन ऑथर का सिंपल सा मतलब है बॉर्न इन इंडिया, लेटर ऑन शिफ्टेड, फ्रांस पढ़ने चले गए थे। वहाँ से फ्रांस में जॉब करने के बाद ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय तक टीचिंग की है, इसीलिए इन्हें इंडियन अमेरिकन राइटर कहा जाता है। और इसके बाद में इनका एक बहुत फेमस वर्क है द सरपेंट एंड द रोप, जिसे कि सेमी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। 1960 में आया। इसी के लिए इन्हें राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। इनके अचीवमेंट्स और हम बात करें तो ये एक और अवार्ड इनके नाम है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये 1988 में मिला। बॉर्न कहाँ हुए थे ये हसन, ये वर्तमान में देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, लेकिन उस समय जब 1908 में ये बॉर्न हुए थे उस समय इसे किंगडम ऑफ मैसूर कहा जाता था। उस समय इसका नाम मैसूर था, किंगडम ऑफ मैसूर, कर्नाटका को, जिस रीजन में ये बॉर्न हुए थे। और इंडियन इंग्लिश फिक्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 पिलर्स माने जाते हैं। उनमें एक राजा राव हैं, एक मुल्कराज आनंद हैं और एक आर के नारायण है। कुछ बेसिक एकेडमिक स्टडी करने के बाद ये एक स्कॉलरशिप मिलती है किंगडम ऑफ मैसूर से इनको, राजा राव को, और ये चले जाते हैं फ्रांस स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर में। वहाँ जाके ये स्टडी करते हैं। उसके बाद में ये वहाँ जॉब करने के बाद यूएसए में चले जाते हैं। वहाँ एक प्रोफेसर बन जाते हैं फिलॉसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, और 1966 से 1986 तक वहाँ पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए में, और उसके बाद एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में रिटायर हो जाते हैं। इनकी मैरिज की बात करें तो ये कैमली मोली, इनसे इनकी शादी हुई, और ये फ्रेंच पढ़ाती थी जब ये फ्रांस में थे तब। हालांकि इनकी मैरिज में ब्रेकअप हो जाता है 1939 में। और अपनी जो मैरिड लाइफ की जो मेन इश्यूज थे उसको इन्होंने डिस्कस किया है अपने इस वर्क में, जिसे सेमी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, द सरपेंट एंड द रोप में। और इन्होंने कुछ समय के लिए अपने आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश किए कन्नड़ लैंग्वेज में, जो कि इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी कर्नाटका की, और ये है उस जर्नल का नाम। इस जर्नल में उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। ये एक शॉर्ट मैंने बायोग्राफिकल जो इश्यूज़ हैं, मेन पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द लाइफ राजा राव, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम मूव करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जो किंगडम ऑफ मैसूर है, ये और हसन डिस्ट्रिक्ट है जो मैंने आपको बताया कि जहाँ बॉर्न हुए थे राजा राव, ये हसन डिस्ट्रिक्ट, और जो अब कर्नाटका में है, पहले किंगडम ऑफ मैसूर में था। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये है किंगडम ऑफ मैसूर। किंगडम ऑफ मैसूर जो उस समय था, जिसे वर्तमान में हम कर्नाटका में अब बहुत बड़ा रीजन है, और बहुत सारे आसपास के क्षेत्र जो हैं कर्नाटका के अंतर्गत ही आते हैं, पर उस समय किंगडम ऑफ मैसूर यही था। अब वो टीपू सुल्तान वगैरह का नाम अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो वो यहीं का था, किंगडम ऑफ मैसूर का ही।
यही हसन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ राजा राव बॉर्न हुए थे। ये हसन डिस्ट्रिक्ट है लिखा हुआ है यहाँ पर, यहीं राजा राव बॉर्न हुए थे। मैं कर्नाटका का भी क्षेत्र आपको एक बार दिखा दूं। ये हसन डिस्ट्रिक्ट है, ये जिसकी बात हम कर रहे थे जहाँ राजा राव बॉर्न हुए थे। कर्नाटका को और मैं एक बार आपको दिखा दूं अच्छे से। ये हसन डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका। ये कर्नाटका का रीजन अब बहुत बड़ा है, इसमें आसपास के बहुत क्षेत्र मिला लिए गए हैं। ये स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट है हमारी इंडिया का कर्नाटका। अब हम फिर से वापस आते हैं और कांथापुरा की बात करते हैं, जो कि फिक्शन है राजा राव का। कांथापुरा एक विलेज का नेम है जहां ये कहानी सेट है, और वो विलेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। जैसा कि दिखाया है राजा राव ने वहाँ के पीपल को कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसीलिए उस विलेज का नाम ही इस फिक्शन का नाम रखा है कांथापुरा। और ये राजा राव का फर्स्ट फिक्शन था, फर्स्ट एंड बेस्ट नोन नॉवेल। ये फर्स्ट एंड बेस्ट नोन नॉवेल है राजा राव का, और ये पब्लिश हुआ था 1938 में, जब राजा राव की एज जो थी केवल 21 ईयर्स की थी, क्योंकि वो 1908 में ही बॉर्न हुए थे। 1908 में वो बॉर्न हुए थे। तो जब ये पब्लिश हुआ 1938 में, दैट टाइम राजा राव वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ये जो नॉवेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है अगर हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें। जैसे मैंने कहा, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का अगर देखा जाए तो 3 पिलर्स हैं, उनमें एक राजा राव हैं, एक R.K. नारायण है और एक मुल्कराज आनंद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। इस नॉवेल की कहानी की बात करें, हमें थीम क्या है, तो ये दिखाता है कि हाउ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन्फ्लुएंस रूरल इंडिया। जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था वो केवल टाउन्स और सिटीज़ तक ही सेंटर्ड नहीं था, गांव के लोग भी उससे बहुत प्रभावित थे। उसी में से फॉर एग्जाम्पल एक विलेज की स्टोरी राजा राव ने दिखाई है इस नॉवेल में। तो वो दिखा रहे हैं कि जो रूरल इंडिया था वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से किस तरह प्रभावित था, गांव में उस समय क्या चल रहा था, यही दिखाया है उन्होंने। और किस समय की घटनाएं दिखाई हैं, 1930s की, 1930s की, क्योंकि 1930 एक ऐसा टाइम था जब गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। वो सॉल्ट वाला जो मूवमेंट हुआ था वो सब इसमें दिखाया गया है, उसके इम्पैक्ट्स वगैरह इसमें सब दिखाए गए हैं। राजा राव ने कोशिश की है इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है वो उसमें इंडियन थॉट, इंडियन कल्चर और लैंग्वेज भी थोड़ी सी इंडियनाइज्ड है। इंडियनाइज्ड इसलिए मैं कहूँ क्योंकि उसमें इंडियन इडियम्स, जो सेंटेंस का पैटर्न्स है वो इंडियन है, थोड़ा सा बोलने का अंदाज, एक्सप्रेशंस भी जो विलेजर्स का है वो इंडियन। इसलिए नॉवेल की सेटिंग हम की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक इमेजिनरी विलेज में इस कहानी दिखाई गई है कांथापुरा की, और उस विलेज का नाम है कांथापुरा। ये कहाँ है, साउथ इंडिया में, वहीं कर्नाटका में, वहीं मैसूर में कोई इमेजिनरी विलेज है जिसको चूज किया है राजा राव ने सेटिंग के रूप में। और वो विलेज इतना इम्पोर्टेंट है, उस विलेज के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उस विलेज का ही नाम टाइटल के रूप में यूज़ करते हैं राजा राव। स्टोरी जो है वो 1930s के समय की दिखाई गई है। ये वो मूवमेंट था जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग कहते हैं उसे, और ये मार्च 12, 1930 को स्टार्ट हुआ था, वो सॉल्ट मार्च के साथ में। जिस विलेज की कहानी है आप अंदाज़ा मार के देखिए, आज से लगभग अगर 120 ईयर्स पहले की हम बात करें तो हमारे विलेज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। जो रूरल इंडिया, शायद शहरों में भी रहा होगा उस समय, जो रूरल इंडिया है ध्यान दीजिएगा, वहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, और राजा राव ने इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उस विलेज में अच्छे से दिखाया है। हालांकि अगर आप मुल्कराज आनंद का अनटचेबल पढ़ेंगे
तो भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रूरल इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पर रूटेड था। तो यहाँ इस नॉवेल में भी जो उस समय की समस्याएं थी जिसमें एक कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन था, ये भी राजा राव ने दिखाया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब था कि गांव में भी कई सारी लोकेलिटीज़ अलग अलग बटी होती थीं। एक तरफ ब्राह्मण्स रहा करते थे, दूसरी तरफ अनटचेबल्स रहा करते थे, और उनके बीच आपस में किसी तरीके का संवाद या टच करना या मिलना जुलना नहीं होता था। इस नॉवेल में भी दिखाया है कि जो ब्राह्मण्स हैं, अपर कास्ट जिन्हें हम कंसीडर करते हैं वर्ना सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में, वो कहाँ रहते हैं? बेस्ट पार्ट ऑफ द विलेज, जहाँ गांव का सबसे बढ़िया हिस्सा है, सबसे हो सकता है प्लेन हो सकता है रहने के लिए, वहाँ लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हो, वहाँ नालियाँ बहुत अच्छी हो, वहाँ साफ़ सुथरा हो, वहाँ कुएँ वगैरह हो पानी के लिए, ऐसी जगह ब्राह्मण्स रहते हैं। जबकि जो लोअर कास्ट पीपल रहते हैं उन्हें परिया कहा गया है इसमें। उधर साउथ में लोअर कास्ट जो अनटचेबल्स होते हैं ना, उन्हें परिया कहा जाता है, पेरिया, पेरिया भी या परिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सच एज पेरियाज, ये पेरियाज यहाँ लिखा हुआ है। ये लोअर कास्ट हैं, इनको अनटचेबल्स कंसीडर किया जाता था। अनटचेबल्स आप समझ रहे होंगे, अगर मुल्कराज आनंद का अनटचेबल पढ़ा है तो आपको डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो लोअर कास्ट लोग हुआ करते थे उनमें भी लोएस्ट, उनमें भी बॉटम पर कंसीडर किए जाते थे। इनको टच करना भी अपर कास्ट लोगों के लिए अलाउड नहीं था, या उनके पास जाना, अपर कास्ट लोगों के पास इनका जाना भी अलाउड नहीं था। हालांकि बहुत सारी कहानियां, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो ये लोग कहाँ रहते थे? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, गांव के बाहर के क्षेत्र में, गांव के अंदर नहीं। जहां गांव की सीमाएं खत्म होती हैं वहां बाहर इनको रहने की इजाजत थी। ये दिखाया गया है इस नॉवेल में। हालांकि कास्ट डिवीजन रहता है उस विलेज में, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव है वो, उनके बीच में कॉमन ट्रेडिशंस हैं और फेस्टिवल्स हैं जिसे सारे मनाते हैं, सभी सेलिब्रेट करते हैं। जो विलेजर्स हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अपने धर्म में, अपने यहाँ के धार्मिक संस्कारों में। उन्हें लगता है कि हमारा विलेज जो है इसकी रक्षा की जाएगी एक लोकल देवी के द्वारा। कैंचम्मा रहती हैं, यही लोकल देवी हैं उस गांव की जिसकी सब पूजा करते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, कैंचम्मा देवी। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो अम्मा है, AMMA, अम्मा, ये साउथ इंडिया में एल्डर सिस्टर के लिए लगाते हैं। जैसे अन्ना शायद एल्डर ब्रदर के लिए लगाते हैं, अन्ना ANNA, वैसी अम्मा AMMA, अम्मा का सिंपल सा मतलब होता है एल्डर सिस्टर। रियल वाली बात नहीं है, किसी के लिए भी जैसे आप सम्मान देना होता है, अपने से बड़ा कंसीडर करना होता है, वूमन की बात कर रहा हूँ, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उनके नाम के बाद ये अम्मा लगाया जाता है। तो ऐसे ये देवी हैं, इनके नाम के बाद ये लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ सरिता देवी या ऐसे करके लगाया जाता है, वो भी सिर्फ रेस्पेक्ट के सेंस में लगाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये अम्मा जो है एक लास्ट में ऐड होने वाला सफिक्स है किसी भी नाम में वुमन की, और इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। अब हम नैरेटर और नैरेटिव टेक्निक की थोड़ी सी बात कर लें, चूँकि हम फिक्शन रीड कर रहे हैं। ये नॉवेल जो है एक गांव की ओल्ड लेडी के द्वारा सुनाया जाता है, वो नैरेटर है इस नॉवेल की, और उसका नाम है अचक्का। ये गांव की एक बूढ़ी औरत है, वो कहानी को सुनाती है। और कैसे सुनाती है? स्थल पुराण के बारे में। स्थल पुराण का मतलब होता है जहाँ वो रहती है वहाँ की कहानियाँ। पुराण का मतलब लंबी सी कहानियाँ होता है, पुराने लंबे समय से जो चली आ रही कहानियाँ होती हैं उन्हें पुराण कहते हैं। स्थल का मतलब लोकल, वहाँ की लोकल स्टोरीज के रूप में सुनाती है, जो कि इसका मतलब होता है स्थल पुराण का ट्रेडिशनल लोकल हिस्ट्री, वहाँ का पारंपरिक स्थानीय इतिहास। तो स्थल पुराण दिया गया है टर्म, जिसके जो कहकर वो वहाँ की कहानी सुनाती है कि हम आपको स्थल पुराण सुनाते हैं, अर्थात इस गांव की कहानियाँ सुनाते हैं पुरानी। स्थल पुराण जो टर्म है ये संस्कृत से लिया गया है। स्थल का मतलब है लोकल प्लेस या विलेज, और पुराण का सिंपल सा मतलब है एंशिएंट स्टोरी। इसलिए स्थल पुराण जो है इसका मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट स्टोरीज रिलेटेड टू दैट विलेज, उस गांव से जुड़ी।
अचक्का जो कहानी सुनाती है वो इस स्टोरीज में आई का यूज़ बहुत रेयरली करती है, हमेशा वी का यूज़ करती है। और वी का यूज़ सिर्फ इसलिए करती है ताकि उसके अनुभव जो हैं वो कलेक्टिव अनुभव लगें आपको, उस गांव के और एक बड़े समुदाय के अनुभव लगें, किसी एक व्यक्ति के अनुभव ना लगें, उसके विचार किसी एक पर्सन के विचार ना लगें। तो इस नॉवेल को इंडिविजुअलिटी की जगह एक कलेक्टिव सजेशन या कलेक्टिव थॉट्स के रूप में प्रेजेंट करना ही राइटर का उद्देश्य है, इसलिए वी का यूज़ करती है अक्सर। आप समझ गए? ठीक है। अचक्का हर घटना को डीपली एनालाइज नहीं कर पाती है, उसने जैसा जैसा याद आता जाता है वैसी सिंपल लैंग्वेज में अपने विलेज के बारे में बताती जाती है कि इस गांव में क्या हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो विलेज की वुमेन है, तो जिस तरीके से वो कहानी सुनाती है वो कहानी वो आवाज़ बन जाती है पूरी कम्युनिटी की, वहाँ के रहने वाले लोकल निवासियों की आवाज़ लगती है। उसकी जो टेक्निक है कहानी सुनाने की, जो वी का यूज़ करना है, वो दिखाता है कि ये किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, ये अनुभव है कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द विलेजर्स, उस गांव के सभी व्यक्तियों के जो अब तक रहे हैं उनके अनुभव हैं उसकी स्टोरी। ये मैंने नैरेटिव टेक्निक की बात की। अब मैं मेजर कैरेक्टर्स की बात कर लूँ कांथापुरा में, क्योंकि कैरेक्टर्स के बारे में जब आप समझेंगे तभी आप स्टोरी समझ पाएंगे इस नॉवेल की। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर कहते हैं नॉवेल का, वो है मूर्ति। मूर्ति एक यंग ब्राह्मण बॉय है जो गांधीयन मूवमेंट को लीड करता है अपने विलेज में। गांधी जी का जो मूवमेंट चल रहा था सत्य अहिंसा वाला और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला, सिविल डिसोबीडियंस वाला, सविनय अवज्ञा वाला, ये आंदोलन को अपने गांव तक ले जाता है कांथापुरा, और वो गांव वालों को इंस्पायर करता है, वीमेन को भी इंस्पायर करता है, वो भी उस सत्याग्रह को ज्वाइन कर लेती हैं। लिखा है कहानी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और बाई बर्थ देखा जाए तो वो ब्राह्मण रहता है, अपने गांव में गांधीवादी आंदोलन को लीड करता है, और गांव वालों को, खासकर लेडीज़ को देखा जाए तो अपने उस मूवमेंट में, सत्याग्रह मूवमेंट में नॉन वायलेंस तरीके से शामिल होने के लिए इंस्पायर करता है। फिर गांव में जो जाति भेद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको मिटाने की कोशिश करता है, सबको एक साथ खड़े होने के लिए इंस्पायर करता है। ये है मूर्ति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नरसम्मा। ये मूर्ति की माँ हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड हैं। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती हैं। उन्हें बड़ा परेशानी होती है जब उन्हें पता लगता है कि गांव में कुछ मुसीबतें आ रही हैं अब, और कैसे आ रही हैं विशेष रूप से बताता है कि यहाँ पर जो उसका बेटा है वो पेरिया लोगों के साथ मिलकर आंदोलन चला रहा है, तो अब गांव के लोग उनके परिवार को एक्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, अर्थात समुदाय से बहिष्कृत कर रहे हैं। गांव के जो पंडित जी और लोकल प्रीस्ट रहते हैं वो आते हैं और बताते हैं उसकी माँ को कि आपके बेटे की हरकतें ऐसी हैं कि वो अनटचेबल्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो हम आपको अपने समुदाय से बाहर निकाल देंगे। तो जब उसकी मम्मी को पता लगती है ये बात, तो बहुत दुखी हो जाती हैं और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है ऐसी ही परेशानियों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रंगम्मा। आप एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे कहीं लिख लीजिए, कुछ भी करिए। ये कैरेक्टर्स जब मैं कहानी के बारे में बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट में, तो हो सकता है मैं हर बार ये आपको ना बता पाऊँ कि रंगम्मा कौन है। ये मूर्ति की आंट हैं और जो कि अब विडो हैं। गांव में बहुत रेस्पेक्टेड लेडी कंसीडर की जाती हैं, और ये बहुत सारी वीमेन की मेंटोर हैं, उन्हें सलाह देती हैं, और एक अपना ग्रुप भी बनाती हैं महिलाओं का, जिसका नाम रखा जाता है सेविका संघ। तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली महिला हैं, गांव की लेडीज़ की मार्गदर्शक हैं, गाइड के रूप में काम करती हैं, उन्हें इंस्पायर करती हैं, और सेविका संघ की स्थापना करती हैं, महिलाओं का एक ग्रुप बनाती हैं, और जो नॉन वायलेंस मूवमेंट गांव में चलता है आंदोलन, उसका नेतृत्व भी करती हैं महिलाओं के लिए। रत्ना, ये भी गांव की एक लेडी है, लेकिन यंग लेडी है ये, और विडो है वो।
जब मूर्ति जेल वगैरह चला जाता है, उसमें पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती है, तो वो लीडर, वीमन की लीडर्स बन जाती है गांव में, और वही आंदोलन जो चल रहा था सत्याग्रह वाला, उसको लीड करती है। और सेंट्रल फिगर है वो, अगर फीमेल कैरेक्टर्स की देखी जाए, मूर्ति की अनुपस्थिति में जब वो जेल चला जाता है। रत्ना महिलाओं और गांव वालों के लिए एक लीडर बन जाती है, और बहुत भाई नॉन वायलेंस के जो तरीके हैं उनको कंटिन्यू रखती है मूर्ति की एब्सेंस में। शंकर, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये मूर्ति का कजिन है, पढ़ा लिखा है और मूवमेंट को चलाता है। जब मूर्ति को जेल हो जाती है, मेल लोगों को लीड करता है शंकर। चचेरा भाई है उसका, पढ़ा लिखा है, और गांव वालों को संगठित रखता है जब मूर्ति को जेल भेज दिया जाता है तब। और गांधीवादी विचारों के अनुसार कोशिश करता है कि गांव में मूवमेंट जारी रहे, आंदोलन जारी रहे। सीनू, ये भी मूर्ति का कजिन है और बहुत ही लॉयल सपोर्टर है, वफादार फ्रेंड की तरह काम आता है। सारे विलेजर्स को जो मूर्ति का मैसेज है वो ले जा कर बताता रहता है। रंगम्मा, ये अन्ना, सॉरी रंगन्ना है, अम्मा नहीं, रंगन्ना। मैंने आपको पहले ही बताया था A ने अन्ना, ये मेल के नाम में लगाया जाता है, और A अम्मा फीमेल के नेम के बाद में ऐड किया जाता है। उसका मतलब एल्डर सिस्टर होता है, इसका मतलब एल्डर ब्रदर होता है। तो ये रंगन्ना है, ये टेम्पल के प्रीस्ट हैं, और टेम्पल के प्रीस्ट हैं तो आप समझ गए होंगे अपर कास्ट के हैं। यही मूर्ति की मम्मी को जाकर कहते हैं कि हम आपके परिवार को एक्सकम्युनिकेट कर देंगे, समुदाय से बाहर कर देंगे। ये टेम्पल के प्रीस्ट हैं, रूढ़िवादी रहते हैं स्टार्टिंग में, और लेकिन बाद में बहुत चेंज पर्सन हो जाते हैं उस मूवमेंट में शामिल होकर, और अपना जो मंदिर पहले जो पैरिया लोग थे, अछूत लोग थे, अनटचेबल्स थे, उनके लिए वहाँ अलाउड नहीं था घुसना, उस मंदिर के दरवाजे ओपन कर देते हैं जब वो उस मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं गांधी जी के प्रभाव में आकर। क्योंकि गांधी जी सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान कंसीडर किया करते थे, इसीलिए। तो पेरिया का मतलब आप समझ गए, जो अनटचेबल्स थे। ये कुछ बीमल लीडर्स भी हैं गांव में। नंजम्मा, जो रंगम्मा की सपोर्टर रहती है, मदद करती है उनकी। कुछ और लेडीज़ हैं, बेदम्मा है, चिनम्मा है, सतम्मा है, ये गांव की वीमेन है जो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं सत्याग्रह में। राधम्मा है, राधम्मा एक प्रेग्नेंट वूमेन है, दिखाया है, और कहानी आएगी बाद में राधम्मा की भी, और वो भी दिखाती है, उस मूवमेंट में शामिल होती है, विरोध करती है, जो आंदोलन होते हैं सभी में शामिल होती है, और वो बहुत साहस का प्रतीक है राधम्मा जो है। गांव के कुछ और विलेजर्स भी हैं, ये रेंज गोडा है। रेंज गोडा जो हैं पटेल हैं, पटेल का मतलब होता था गांव का प्रधान या मुखिया, आप समझिए, ठीक है ना, पटेल कहा जाता था वहाँ पर, साउथ में पटेल कहते हैं, उसका मतलब होता है मुखिया। तो वो गांव का मुखिया रहता है, रेंज गोडा जो रहता है। हालांकि स्टार्टिंग में वो जो है, जब कास्ट सिस्टम ब्रेक होता है ना गांव के अंतर्गत, तो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में चूंकि वो गांव का प्रधान रहता है, गांव का मुखिया रहता है, तो जो कास्ट सिस्टम ब्रेक हो रहा होता है, वो आंदोलन जो गांव में चल रहा होता है, उसकी वजह से सभी कास्ट के लोग एक साथ आ रहे होते हैं, उसे बुरा लगता है। लेकिन बाद में वो मूर्ति के मूवमेंट को खूब अच्छे से हेल्प करता है सभी चीज़ों में, और बाद में जो मूर्ति जो है उसे गांव का फिर से पटेल बना देता है। बड़े खान, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, ये अंग्रेज़ों के शासन के प्रतीक हैं गांव में। ये पुलिस ऑफिसर के रूप में हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, तो जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ आया करती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनी हुई, उनको गांव में इम्प्लीमेंट करना, उसी हिसाब से काम कराना गांव में इनकी जिम्मेदारी होती थी। तो ये मुस्लिम है बाई रिलीजन, और बड़े खान नाम है इनका। ये गांव वालों को का विरोध करते हैं, ब्रिटिश कानून को वहाँ पर गांव में लागू करते हैं। अब ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अगर मैं कहूँ, तो उसी के प्रतीक हैं। तो ये पुलिस के अधिकारी हैं, गांव वालों का विरोध करते हैं, आंदोलन का गांव वालों के विरोध करते हैं, और जो भी ब्रिटिश शासन के आदेश आते हैं उनको गांव में लागू करते हैं। और मूर्ति और गांव वाले जो हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अहिंसक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो गांव में देखा जाए, बड़े खान औपनिवेशिक शक्ति का मतलब होता है कॉलोनियल रूल,
जब कोई बाहर की ताकत आकर आपके यहाँ पर कब्जा कर लेती है और आपके प्लेस को, आपके सिटी को, आपके स्टेट को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है, तो बिल्कुल वैसे ही अंग्रेज डायरेक्टली ना आकर उनके जो अधिकारी हैं वहाँ पर, जिनमें बड़े खाने का अधिकारी है, ये अंग्रेजों की उस औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक है। ये रंचन्ना पेरिया रहता है, एक लीडर रहता है पेरिया लोगों के बीच में, मेल है, अन्ना लगा है नाम के बाद, आप समझ सकते हैं। ये पेरिया लोगों का लीडर रहता है और गांव में जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के आधार पर, उसका विरोध करता है, मूर्ति के साथ रहता है। और ये पेरिया लोगों के को बिलोंग करता है, मजदूर है एक। और वहाँ पर एक स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट है, यहाँ पर शायद हमें लगता है ये कॉफ़ी के बागान वगैरह हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संपत्ति है, खेत हैं बहुत बड़े बड़े से, तो वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं इस स्टेट में, इस प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर उसी में ये रेंगन्ना भी का काम करता है, जो पेरिया मजदूर है वहाँ पर। और इस स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट का बड़ा रोल है वहाँ पर। नाम इसका ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जब बड़े खान आते हैं गांव में रहने की जगह ढूंढते हैं, उन्हें गांव में रहने की जगह नहीं मिलती है, तो वो जाकर यहीं स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में ही जाकर वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ रहने की व्यवस्था भी है और वहाँ का मालिक वगैरह जो है वो बाहर रहते हैं और वो बहुत रिच हैं सब। अब वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और एक पेरिया लेडी को अपने यहाँ सर्वेंट के रूप में रख लेते हैं। ये वाटरफॉल बेंकम्मा, भाई ये भी नाम है एक लेडी का, इनका नाम भी आया है इसमें और उनकी बेटी का जिक्र भी आया है। ये कहानी थोड़ी सी ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। गांव की एक ऐसी लेडी महिला हैं जिन्हें मैनिपुलेट करना चीज़ें बड़ा पसंद आता है। ये गांव में चुगली करने की बहुत कड़वा बोलती हैं, चुगली करती हैं, हमेशा दूसरों की कंप्लेन करती रहती हैं और दूसरों के कामों में जाकर डिस्टर्ब बहुत करती हैं, इंटरफियर बहुत करती हैं। इनकी जो अप्रोच है वो नेगेटिव अप्रोच है। जी, जो गांव में हो रहा है वो चीज़ें इनको हमें लगता है शायद पसंद नहीं है, इसलिए इनकी अप्रोच हर चीज़ के प्रति निगेटिव रहती है। गांव में एक व्यक्ति रहता है, भट्ट नाम रहता है उसका, BHATT, यस। ये मनी लेंडर रहता है गांव का, जो पे लोगों को पैसा देना और जिसके पास खूब सारा पैसा हो, तो वो मनी लेंडर रहता है। वो इनकी बेटी की मैरिज कराता है गांव के एक वकील के साथ, जो बहुत ओल्ड रहता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका इम्पोर्टेंस गांव में बढ़ जाए और अलायंस बन जाए, गठजोड़। किसका अलायंस? अपर कास्ट का और ये लोअर कास्ट का, बस यही इनका वो रहता है। ध्यान दीजिए, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो वाटरफॉल बेंकम्मा है, इनकी बेटी की शादी कराते हैं। और किससे कराते हैं? गांव में एक एडवोकेट सेनप्पा रहते हैं, उनसे कराते हैं। अब वो सेनप्पा बहुत ओल्ड हैं, विडोअर हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे भी हैं, और जब उनकी मैरिज होती है तो पता लगता है उनके टीथ भी नहीं है, 2-4। ये जो भट्ट हैं जिनका नाम अभी आया था, ये गांव के खूब पैसे वाले व्यक्ति हैं, मनी लेंडर हैं, और ये दिखाते हैं एक ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड को। वही जो लैंडलॉर्ड पहले हुआ करते थे, बहुत परेशान किया करते थे, शोषण किया करते थे लेबरर्स का, नीची जाति वालों का, बस वही दिखाते हैं उस गांव में। कॉलोनियल अथॉरिटी के प्रतीक हैं, अंग्रेजी शासन के प्रतीक हैं गांव में। एक तरीके से देखा जाए तो ये साहूकार है। कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं, केवल नाम लूँगा और आप बस उतना ही समझ जाइए कि हाँ, इस नाम का कोई कैरेक्टर है। एक मैडोना है, ये एक माइनर कैरेक्टर हैं। साधु नारायण हैं, ये टीचर हैं गांव के, स्पिरिचुअल टीचर हैं। ब्रिटिश और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स भी आते हैं गांव में, जो ऑपरेशन का प्रतीक है। अब प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट की बात कर लें इस फिक्शन में। अगर आप ध्यान दें कि प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, सेंट्रल रोल में कौन है, तो मूर्ति है। लेकिन गांव की लेडीज़ का भी जो रोल रहता है, वुमन का भी जो रोल रहता है कांथापुरा में, उन्हें भी आप हर तरीके से कलेक्टिव प्रोटैगनिस्ट मान सकते हैं उस नॉवेल में। जहाँ तक हम एंटागोनिस्ट की बात करें, विरोधी ताकतें कौन कौन सी हैं गांव में, तो ये भट्ट जो है, बड़े खान जो है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने आप में, ये विरोधी ताकतों के रूप में काम करते हैं इस फिक्शन में। क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये ऑपरेशन को दिखाती हैं, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, उत्पीड़न करना लोगों का, एक्सप्लॉइट करना लोगों को, और उनको लूटना,
और अपनी ताकत दिखाना, इसका प्रतीक हैं ये तीनों चीज़ें। साउथ इंडिया में वही मैंने जो पहले लिखा था कि ये अक्का है, अम्मा है, ये एल्डर सिस्टर वगैरह के लिए यूज़ होता था, भले ही आपकी रियल सिस्टर ना हो। अब हम इस फिक्शन की जो स्टोरी है वो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे हम। कांथापुरा जो है एक स्टोरी है एक छोटे से गांव की, और ये कहानी बताती है कि 1930s के दशक में गांधी के जो फ्रीडम के और नॉन वायलेंस के जो विचार थे, उन्होंने लोगों को कैसे प्रभावित किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया गांव के लोगों को, ये बताते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला रहती है जिसका नाम रहता है अचक्का, वही ये कहानी सुनाती है, और कहानी सुनाते समय हमें वी का यूज़ करती है घटनाओं को बताने के लिए। ऐसा इसलिए करती है ताकि जो भी पढ़े, जो भी सुने, उससे ऐसा लगे कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई कहानी नहीं है, ये पूरे गांव के अनुभव है। इस कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है मूर्ति। वो एक यंग ब्राह्मण बॉय रहता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, और शहर में जाकर उसने पढ़ाई की है। शहर में जाकर जब उसने पढ़ाई की है तो उसने गांधीयन फिलॉसफी को भी पढ़ा है, गांधी के बारे में जाना है। जब वह लौट कर गाँव आता है तो उसे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अपना शासन हो, स्वदेशी कानून हो और समाज में समानता हो, ये सारे विचार गांधी जी के लेकर आता है अपने गांव कांथापुरा। और जब कांथापुरा लौटता है तो अपने पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को अपने वो गांधी जी के विचार बताता है। वह लोगों को ये भी सिखाता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी बहुत ज़रूरी है, सबको टीच करता है। कहते हैं फ्रीडम बहुत ज़रूरी है ब्रिटिश रूल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसा भी बताता है। कहता है हर किसी व्यक्ति के साथ इक्वलिटी वाला बिहेवियर रखो, सबको इक्वल ट्रीट करो, ये बहुत ज़रूरी है आपस में। यहाँ तक कि गांव के जो अनटचेबल्स रहते हैं, पैरिया जो रहते हैं, उनके साथ भी कहता है समानता का बर्ताव करना चाहिए सभी को, क्योंकि पैरिया वो लोग हैं, गांव के अनटचेबल, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और जिन्हें अपने से दूर कर देते हैं, अनदेखा कर देना होता है। उनको भी हमें अपने साथ रखना है, उनके साथ भी समानता का व्यवहार करना है। ऐसे विचार लेकर अपने गांव लौटता है पढ़ाई करने के बाद। गांव के कुछ लोग जो है युवाओं को इकट्ठा करता है मूर्ति, गांव के यंग लड़के जो रहते हैं उनको इकट्ठा करता है और एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी का कहते हैं कांग्रेस कमेटी बनाता है गांव में, और जाके कुछ लीफलेट्स, पर्चे बांटता है गांव में, जाके सभाएं करता है, और सभाओं में लोगों को सिखाता है कि सरकार कितना ही हमारे ऊपर विध्वंस क्यों ना हो, कितना ही हमला क्यों ना करे हमारे ऊपर, लेकिन हमें शांत रहना है। कहते हैं गवर्नमेंट कितना भी अटैक करे हमारे ऊपर, हमें पीसफुल रहना है, ये हमेशा ध्यान रखना, और हमें गांधी के उद्देश्यों को फॉलो करते ही सरकार का विरोध करना है। गांधी जी ने जो हमें उद्देश्य सिखाए हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस और हिंसा को नहीं अपनाना है, इन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए हमें सामना करना है अन्याय का, अर्थात अंग्रेजी शासन का। ऐसा गांव में सिखाता है सबको। तभी क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को जब पता लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन गांव में रेज हो रहा है, तो वो एक अपने अधिकारी को भेजती है, उसका नाम रहता है बड़े खान। एक जमींदार रहता है गांव का जिसको भट्ट कहते हैं, वो भी पुलिस का साथ देता है, वो भी सपोर्ट करता है पुलिस को, और जो गांव के विलेजर्स हैं कोशिश करता है उनको मूर्ति के विरोध में कर दे, पूरी कोशिश करता है। मूर्ति और उसके समर्थक जो हैं वो स्किम्पटन कॉफी स्टेट जो था जहाँ पेरिया मजदूर रह रहे थे, उनके साथ अन्याय होता है, वहाँ पर उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो मूर्ति और उसके साथ वाले मिलकर अब उस चीज़ का विरोध करते हैं, जाके एक मार्च निकालते हैं, विरोध करते हैं। कहते हैं जो पेरिया वर्कर्स हैं, अनटचेबल जो वर्कर्स काम करते हैं इस स्किम्पटन कॉफ़ी हाउस में, इनके साथ ज्यादती हो रही है, बुरा हो रहा है। तो वहाँ पर जाकर नारे लगाते हैं, गांधी जी के समर्थन में नारे लगाते हैं, धरना देते हैं। इसके बदले में पुलिस और गांव वालों जो है, पुलिस गांव वालों पे हमला कर देती है, बहुत सारे लोगों को चोट आती है, मूर्ति अरेस्ट कर लिया जाता है। मारपीट देखकर जो पेरिया मजदूर रहते हैं वो भी उस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और संघर्ष गांव में और बढ़ने लगता है। तो आपने देख लिया होगा अच्छे से कि सब लोग गांधी जी के विचारों का सपोर्ट करने लगते हैं, और पुलिस जब अटैक करती है गांव वालों पे, बहुत सारे लोग हार्ट चोट खा जाते हैं, मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पेरिया वर्कर्स थे वो भी उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। वो देखते हैं गांव वाले पीटे जा रहे हैं हमारी वजह से, अब गांव में संघर्ष और बढ़ जाता है। तभी क्या होता है, जब मूर्ति जेल चला जाता है तो गांव में एक लेडी रहती है रंगम्मा, जो कि एक पढ़ी लिखी विडो रहती है।
वो उस आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वो बीमन की लीडर बन जाती है और उनको इंस्पायर करती रहती है, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती रहती है ब्रेव बीमन की हमारे भारतीय इतिहास से, उनको प्रेरित करने के लिए। वो महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जो है जारी रखती हैं। लेकिन जब उन्हें पुलिस की बर्बरता, मारपीट, ये सब चीज़ें, यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, सेक्सुअल वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है, इसके बावजूद भी देखा जाए, इन सब तकलीफ़ों, कठिनाइयों के बावजूद भी वो आज़ादी के लिए लड़ने का हौसला नहीं छोड़ती। एकदम तय कर लिया है कि अब देश को आज़ाद करा के रहेंगे। ये बीमन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है इसमें। इसके बाद हम बात करें, मूर्ति जब जेल से छूट कर आता है, मूर्ति जेल से छूट जाता है, लेकिन वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लगता है उसके गांव वालों ने बहुत दुख झेला है जब उसे सारी जानकारी होती है। और ध्यान दीजिए, उसे लगता है उसकी ज़मीन जो है बाहरी लोगों को बेच दी जाती है, अंग्रेज पुलिस वाले उसकी ज़मीन वगैरह को सब बाहर वालों को बेच देते हैं। मूर्ति को लगता है कि जो गांधीयन आदर्श हैं, अब लगता है उनकी बहुत बड़ी परीक्षा हो रही है। वास्तव में जो गांधी जी ने सिखाया है कि सत्य और अहिंसा का पालन करना है, अब उन विचारों, सिद्धांतों का वास्तव में अब टेस्ट लिया जा रहा है, उसे ऐसा लगता है। लेकिन कांतापुरा के लोग जो हैं अपने मन से, आत्मा से अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। अब उन्होंने तय कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, अंदर से आत्मिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। कई जो गांव वाले रहते हैं उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और कुछ महिलाएं विरोध में गांव में आग लगा देती हैं, फिर पास के इलाकों में जाकर शरण ले लेती हैं। जब पुलिस का अत्याचार बढ़ जाता है तो बहुत सारे गांव वालों को घर छोड़ना पड़ता है। कुछ औरतें गांव में जो हैं जब परेशान हो जाती हैं, उस गांव को आग लगा देती हैं, विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए पास वाले गांव में जाकर तब शरण लेती हैं। ये नॉवेल अगर देखा जाए बहुत अच्छे से, तो ये उस संघर्ष को दिखाता है जो कॉलोनियल रूल की वजह से था, अंग्रेज़ों के इंडिया में आ जाने से और इंडिया को अपना उपनिवेश बनाने की वजह से हो रहा था, और उनके खिलाफ गांव वालों का जो संघर्ष है उसको दिखाता है ये नॉवेल। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था जो थी, हमारा जो कास्ट सिस्टम था, ये उस जाति व्यवस्था और सामाजिक समस्याओं को भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें, जो ब्राह्मण्स थे वो ऊंची जाति कंसीडर किए जाते थे, जो पेरिया थे वो मार्जिनलाइज थे, नीची जाति कंसीडर किए जाते थे, पेरिया लोगों को हाशिए पर रखा जाता था। मूर्ति जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है, इन सब असमानताओं को, चुनौतियों को स्वीकार करता है और इन असमानता को मिटाने की कोशिश करता है। गांव वालों को सबको एक साथ समान व्यवहार करना सिखाता है, कहता है ऐसे समय पर भी सबको समान व्यवहार करना है। वायलेंस और मुश्किलों के बावजूद, बहुत नुकसान होता है उसके बावजूद भी वो गांव जो है इकट्ठा रहता है, और उनकी जो लड़ाई है अन्याय के लिए और देश की आज़ादी के लिए वो जारी रहती है। इस नॉवेल के अंत में देखा जाए कांतापुरा में, तो ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। गांव तो केवल एक सिंबल के रूप में रखा गया है। ये एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी है साहस की, ये कहानी है एकता की, ये कहानी है आम लोगों की ताकत की। ये अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई है कि कैसे गांव वाले सब अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मूर्ति, रंगम्मा जो मूर्ति की आंट रहती है, और रत्ना जो गांव की यंग विडो रहती है, और गांव वाले बाकी सब जितने रहते हैं, उनके माध्यम से देखा जाए तो राजा राव गांधीयन फिलॉसफी को, गांधी जी की स्वतंत्रता की भावना को और निस्वार्थ कर्म को, साहस को, अहिंसा को, इतनी सारी चीज़ों को दिखाया है उन्होंने कि ये सब चीज़ों से समाज में होने वाले बदलाव कैसे होते हैं धीरे धीरे। एक गांव, एक छोटा सा लोकेलिटी लेकर गांधी जी के प्रभाव दिखाए उन्होंने इस नॉवेल में। मैंने चूंकि इस नॉवेल में 19 चैप्टर्स हैं, 19, और चूंकि स्टूडेंट्स को मुझे लगता है डिटेल जाननी चाहिए, तो मैंने कहानी शॉर्ट में बता दी। अब वो कहानी डिटेल में भी है, 19 चैप्टर्स में बटी हुई है। अब पूरे 19 चैप्टर्स जो हैं मैंने कवर किए हैं बहुत शॉर्ट में करके, ताकि आप समझ पाएँ कि इसमें होता क्या है इस नॉवेल में। आखिरकार सारी घटनाएं बहुत माइन्यूटली कवर की हैं। आप शांति से सुनते रहेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें सुना दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा एक तरफ से। गांव की कहानी जो है एक बूढ़ी औरत के द्वारा सुनाई जाती है, जो कांतापुरा गांव में रहने वाली है, उसके द्वारा सुनाई जाती है। गांव के सारे लोग जो हैं कंचन्ना देवी की पूजा करते हैं।
जो उन्हें बीमारियों परेशानियों से बचाती है, ऐसा गांव वालों का बिलीव है। ये कंचम्मा देवी जो है, गांव वालों का बिलीव है कि उन्हें बीमारियों से बचाती हैं, समस्याओं से बचाती हैं, क्योंकि इसी समय इनकी पूजा की जाती है। गांव के देवी देवता इसीलिए होते हैं कि कोई भी समस्या हो, तकलीफ हो, तो उनकी लोग पूजा करते हैं और सोचते हैं वो हमें बचाएंगे। मूर्ति जो है गांव का एक यंग ब्राह्मण रहता है, गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहता है और गांव में मंदिर वगैरह बनते हैं, उनमें खूब हेल्प करता है। त्योहारों का खूब आयोजन होता है, उनमें खूब हेल्प करता है और कोशिश करता है गांव में सब लोगों से पैसा कलेक्ट करने की, ताकि हरि कथा कराई जा सके, भगवान की कथा कराई जा सके गांव में। एक गांव में कहानी सुनाने वाला होता है वहीं पास में, उसका नाम रहता है जय रामाचार्य। जय रामाचार्य वो जब कहानी सुनाते हैं हर किसी को तो आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्योंकि वो देवताओं की कहानी नहीं सुनाते हैं, वो गांधी जी की कहानी सुनाते हैं, तो वो सबको चौंका देते हैं। गांव वाले बड़े हैरान उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है गांधी जी को उस कहानी को सुनने के बाद, उस कथा को सुनने के बाद संत मानने लगते हैं। जो मूर्ति रहता है उसकी गंभीरता को देखकर और भी लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। अब तभी गांव में एक नया पुलिस ऑफिसर आ जाता है, उसका नाम रहता है बड़े खान, जो आने वाली मुसीबतों का संकेत है कि अब गांव में मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। चैप्टर 2 की बात करें हम तो बड़े खान गांव में रहने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन गांव वाले उसे मुसलमान होने के कारण अपने यहाँ नहीं रखते हैं, कहते तो मुस्लिम हो। इसीलिए वो चला जाता है स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट, वहाँ रहने के लिए। ये कॉफ़ी प्लांटेशन रहता है उस गांव के पास में, कांथापुरा के पास में, जो अंग्रेज़ों का है या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स रहते हैं वहाँ, उनका है। वहाँ रिच लैंडलॉर्ड्स रहते हैं। दिखाया गया है कि उसके मालिक की डेथ हो जाती है, फिर उसका भतीजा उसको संभालता है। मूर्ति जो गांव वालों को शिक्षा देता है कि अब एक काम करो, हम लोग अपने कपड़े खुद बनाएंगे, ये फॉरेन सामान बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। फॉरेन सामान जो है हमें नुकसान पहुंचाता है और गरीबों से उनका काम छीनता है धीरे धीरे करके। वह हर घर में जाता है, वह पैरिया लोगों के घर में भी जाता है। उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गांधी जी के विचारों से वह बहुत प्रभावित है। वह दिखाता है कि गांधी जी के विचार जो हैं वो जाति से ऊपर हैं, अब जाति का कोई मतलब नहीं। गांव वाले चुपचाप उसका समर्थन करने लगते हैं। बड़े खान की मौजूदगी जो है उन्हें ब्रिटिश पुलिस की याद दिलाती है कि ये ब्रिटिश शासन का प्रतीक है। और मूर्ति कोशिश करता रहता है गांधी जी के विचारों को स्प्रेड करने की पूरे गांव में, और लोगों को संगठित करने की कोशिश करता रहता है उस गांव में, और गांव में तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है। चैप्टर 3 आ जाता है। भट्ट जो है गांव का एक जमींदार ब्राह्मण है, लैंड ओनर है, और कांथापुरा पर अपना दबाव खूब रखता है, हर व्यक्ति पर अपना कंट्रोल रखता है, और गांधी जी के विचारों से एकदम खुश नहीं है, उनका विरोध करता है, एक इवन कहूँ नफरत करता है। वह पुरानी जाति व्यवस्था को मानता है कि जो हमारा जाति व्यवस्था चली आ रही गांव में वही ठीक है। और मूर्ति के जो नए विचार हैं कि सबको समान तरीके से पेश आना चाहिए, उसको चेतावनी देता है और उसका विरोध करता है। कहता है ये तौर तरीके मुझे पसंद नहीं है। जो रंगम्मा रहती है, मूर्ति की आंट जो रहती है, रंगम्मा जो रहती है, जो मूर्ति की आंट और उनकी बड़ी बहन जो कमलम्मा है, और मूर्ति की माँ, तीनों लोग मिलकर गांव में डिस्कस करती हैं। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक बदलाव, इन सब चीज़ों पर डिस्कशंस होते हैं। तभी क्या होता है, मूर्ति जो है चूंकि गांव से लौट कर आया, वो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है और गांधी जी के पूरे आइडियल्स उसने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो गांधी जी का बहुत ही भक्त फॉलोअर के रूप में वह गांव लौट के आता है। वह शादी करने से मना कर देता है, विदेशी सामान, दोनों चीज़ों को यूज़ करने से मना कर देता है। गांव वाले उसकी सच्चाई देखते हैं, लेकिन जो नीची जाति के लोग हैं वो उसके साथ मिलने से, मिक्स होने से थोड़ा सा डरते हैं, बचते हैं। जो वो लेडी है वाटरफॉल वेंकम्मा, उसकी आदत मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। ये सब नरसम्मा की आलोचना करते हैं और कहती है कि अगर मूर्ति ने ये काम जारी रखा तो गांव वालों का बहिष्कार करवा दिया जाएगा। जो नरसम्मा रहता है, वो माँ जो रहती है मूर्ति की, बहुत दुखी हो जाती है। अब परिवार के सम्मान की बात रहती है, सुरक्षा की बात रहती है, अब वो रोने लगती है, क्राई करने लगती है जोर जोर से। तभी चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 में क्या है, ध्यान दीजिए। अब एक गांव में मेले वगैरह का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। तो मेले के दिन मूर्ति अपनी माँ जो है नरसम्मा से मिलने जाता है, लेकिन वह गुस्से में उसे ठुकरा देती है। वह कहती है कि पेरिया लोगों की मदद करने के कारण
उसे मंदिर से बाहर कर दिया गया है, अब वो मंदिर नहीं जा सकती, उनको बहिष्कृत किया जा रहा है, ऐसा बताती है, क्योंकि तुम पेरिया लोगों के साथ उठते बैठते हो। वह मूर्ति को परिवार की परेशानी का कारण मानती, कहती बेटा तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां हो रही हैं, और कहती अब हमें केवल इन समस्याओं से, अब हम शांति से मर जाएं, बस यही हमें बचा सकती है, और हमें पवित्र मौत मिल जाए, भगवान का आशीर्वाद, देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे, हमें धर्म से ना निकाला जाए, बस यही मौत हमारे लिए पर्याप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे कहानियाँ आगे बढ़ती हैं गाँव में, वो शांत हो जाती है। गांव का जो भट्ट रहता है, मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड, वो बताता है कि मूर्ति जो है एक स्वामी है, ब्राह्मण प्रीस्ट गांव में। वो बताते हैं कि गांव में जो स्वामी हैं उनकी बात नहीं मान रहा है, और अगर उनकी बात नहीं मानेगा और गांव में पेरिया लोगों के साथ काम करता रहेगा, तो एक चीज़ ध्यान रहिए, अगर वो काम करना जारी रखता है पेरिया लोगों के साथ, तो फिर हमें मजबूर हो जाएगा कि अब हम उन्हें अपने उससे निकालेंगे। जब ये बात समझ में आ जाती है उसकी माँ को, नरसम्मा को, तो वो अब बहुत परेशान हो जाती है कि अगर हमें धर्म से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा, ऐसा उसे लगने लगता है। अब मूर्ति कुछ समय के लिए चला जाता है वहाँ से, गांव से, और रंगम्मा के साथ, अपनी माँ के साथ फिर रहने के लिए लौट आता है। थोड़े दिन के लिए माँ को छोड़ देता है, फिर रहने लौट आता है। अब भी वह पेरिया लोगों से मिलता जुलता रहता है, अब भी उसे कोई फ़र्क नहीं है, वह पेरिया लोगों से मिलता जुलता रहता है बहुत अच्छे से, और अपना काम जारी रखता है। उसका जो कजिन रहता है सीनू, वो भी अब उसके साथ जुड़ जाता है, कहता है ठीक है ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और उनके साथ जुड़ जाता है। अब वे सब मिलकर जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट है, वहाँ पर जो हो रहे मज़दूरों के साथ उत्पीड़न है, उसकी बारे में चर्चा करते हैं, और ये आपस में तय करते हैं कि वो सब जाएंगे और उन मज़दूरों के न्याय के लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। चैप्टर 5 में वही स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट जो रहता है, वो बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, और उसका जो एक्सटेंशन है वो लगातार हो रहा है, लोगों की ज़मीन वो ख़रीद रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारे कुलीज़ का मतलब लेबरर्स है, बहुत सारे लेबरर्स लाए जाते हैं उनके साथ। हालांकि लाए तब जाते हैं जब उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा पैसा देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। जब भी वो काम से जाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत कड़ी सजाएं दी जाती हैं। जब मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो दवाइयाँ उन्हें भेजी जाती हैं वो दवाइयाँ बेकार होती हैं, उनसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उन लोग का इलाज ठीक से नहीं होता है। पिछले 10 सालों का इतिहास देखा जाए तो वहाँ पर कई सारी पीढ़ियाँ मालिकों की रही हैं। सब जो भी लेबरर्स वहाँ आते हैं वो बाकी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनका पुराना साहब जो है, पहले वाला, उसकी डेथ हो जाती है, उसका भतीजा जो है टेक ओवर कर लेता है, अब उसका मालिक बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, अब उतना हिंसक नहीं है जितना हिंसक उनके पहले के मालिक थे, लेकिन महिलाओं के साथ अभी भी वो दुर्व्यवहार करता रहता है, और हालात एकदम बदलते नहीं। जो बड़े खान है गांव में पुलिसमैन के रूप में आया है, उसको लोग अभी भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पेरिया लोगों की मदद करने के कारण मूर्ति को गांव में अब सम्मान मिलने लगता है, और गांव वाले अधिकारियों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए गांधी के विचारों पर लगातार चलते रहते हैं। वो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शासन क्या हमारे लिए आदेश भेज रहा है। फिर चैप्टर 6 स्टार्ट होता है। चैप्टर 6 में मूर्ति जो है कोशिश करता है, वो लेबरर्स जो पेरिया स्टेट में, जो स्टेट में काम कर रहे थे, कॉफ़ी स्टेट में, उन लोगों से मिलने की कोशिश करता है। अब वो उनमें अधिकतर जो लेबरर्स हैं वो पेरिया समुदाय के हैं, तो उन लोगों से मिलने की कोशिश करता है। बड़े खान बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। मूर्ति कहता है कि ये जो कुलीज़ यहाँ काम कर रहे हैं ये भी इंसान हैं, इनके अपने राइट्स हैं। बड़े खान इस बात को सुनकर उन पर हमला कर देता है और अपने पुलिस वालों को बुला लेता है, लेकिन मूर्ति अपनी शांति बनाए रखता है और अपने साथ वालों से कहता है शांति बनाए रखनी है, किसी भी तरीके की कोई शांति तोड़नी नहीं है, सबसे कहता है। तभी कॉफ़ी प्लांटेशन में काम करने वाले जो सुपरवाइज़र रहते हैं, उन्हें मैस्त्री कहा गया है। वहाँ पर जो सुपरवाइज़र रहते हैं, वहाँ पर काम करने वाले, वो पेरिया परिवारों को, जैसे कि रचन्ना रहता है, उनके परिवार को निकाल देते हैं अपने स्टेट से, और पैसा भी नहीं देते, टू लीव विदाउट प्रॉपर पे, बिना पैसे के निकाल देते हैं। इसके बाद क्या रहता है, वह उन्हें, जो पटेल रेंज गोडा है गांव का एक बुजुर्ग जो है, जो पावरफुल व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, और पटेल का मतलब मैं बता चुका हूँ, मुखिया टाइप का है,
उससे जाकर मिलता है और उनके पास लोग जाकर उसे अस्थायी रहने की जगह दिलाते हैं जब उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है इस स्टेट से। उससे जाके मिलता है और कहता है अपने यहाँ जो पीछे आंगन में थोड़ी सी जगह है वहीं रहने की जगह दे दो इस एरिया के लिए। अब गांव में एक नया मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो है डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। अब भरोसा नहीं करना है इस गवर्नमेंट पर, ये हमेशा बुरा चाहती है। और ये जो अभियान शुरू होता है गांव में कि अब सरकार पे भरोसा नहीं करना है, सरकार के अधिकारियों पे भरोसा नहीं करना है, ये उन गांव वालों को सिखाता है कि अब हम सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब हम खुद पर भरोसा करेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे, अन्याय का विरोध करेंगे और गांधी जी का आंदोलन जो है इसे और तेज करेंगे। ऐसा सब तय कर लेते हैं आपस में और यहीं से गांधी जी के नेतृत्व की शुरुआत हो जाती है उस विलेज में और तेजी लेवल पर। मूर्ति तय करता है कि उसकी वजह से जो हिंसा हुई है गांव में अभी अभी, उसे शांत करने के लिए मंदिर में 3 दिन का उपवास रखता है। कहता है 3 दिन का उपवास रखूंगा इसको शांत करने के लिए गांव में। अब 3 दिन का उपवास रखता है, जो हिंसा हुई है उसकी वजह से वह ध्यान करता है, प्रार्थना करता है। वहाँ पर गांव वाले जो हैं उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को इग्नोर करता रहता है। जो परेशान करते रहते हैं, हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, वो हर चीज़ को इग्नोर करता रहता है। अपने अंदर लॉर्ड शिवा को महसूस करने लगता है। वो उसे लगता है जैसे भगवान शिव जो हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, अंदर से शक्ति मिलती रहती है। और वह कोशिश करता है कि उन लोगों को भी प्यार करे जिसने उसे चोट पहुंचाई है। वो किसी भी व्यक्ति से बदला लेने के लिए उसके मन में कोई ख्याल नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद वह खुद को भगवान शिव जैसा महसूस करता है। वह रत्ना से कहता है कि वह दूसरे के पापों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करे। उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। जब 3rd डे आता है तो फिर वो बेहोश हो जाता है। 3rd डे आता है तो बेहोश हो जाता है। रंगम्मा और जो रत्ना है ये दोनों उसकी सेवा करती हैं, ध्यान देती हैं उसके ऊपर। अंत में वह जब लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वह अपने उपवास को तोड़ देता है और खुद को शांत और मजबूत महसूस करता है। इसके बाद गांधी जी को जो विचार फैलाने का उसने विचार था और गांव वालों को अहिंसक आंदोलन में पार्टिसिपेट कराने के लिए यूनाइट करने का जो विचार था, उस विचार को फिर से स्टार्ट कर देता है, अपने उसी रास्ते पर फिर से चल देता है। इसके बाद मूर्ति की मुलाकात होती है भाई रेंज गोडा से, जो गांव का विलेज का एल्डर है और बहुत पावरफुल भी है और रुपया पैसे वाला भी है। कांथापुरम में अब कांग्रेस समूह की स्थापना की जाती है, कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है। वह बताता है कि इस कमेटी में जो भी मेंबर होगा उन्हें सच बोलना होगा, अपना सूत खुद काटना होगा, अपना कपड़ा खुद बनाना होगा और अहिंसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे अपनानी होगी, वही इस कमेटी का मेंबर बनेगा। वो ये भी कहता है कि दुश्मनों जैसे बड़े खान है और ये है, इनसे भी हमें विरोध करना है केवल, लेकिन इनसे भी प्यार करना है, इनका भी सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, जैसा गांधी जी ने हमें सिखाया है। इन्हें हम दुश्मन अपना कंसीडर नहीं करें, सीधे कहता है। जो रेंज गोडा रहता है अब वो धीरे धीरे महात्मा गांधी का सम्मान करने लगता है, सहमत हो जाता है कि चलो ठीक है। उसके मन में थोड़ा सा चेंज आने लगता है और मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है कि चलो मदद करेंगे। अब मूर्ति जो गांव के पेरियाज हैं, जिनमें बुनकर हैं, पॉटर्स हैं, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, उन सब के पास जाता है और उन्हें अपने पंचायत में, अपनी उस कमेटी में शामिल होने के लिए कहता है। जो रचन्ना रहता है और जो गांव का पेरिया रहता है, उनका लीडर रहता है, उस रचन्ना की पत्नी भी ये प्लान करती है कि आज के बाद वो 100 गज सूत जो है वो डेली बनाएगी, 100 गज सूत डेली बनाएगी, ऐसा प्रॉमिस कर लेती है। तभी गांव में एक जुलूस निकाला जाता है और गांव वाले एक भजन करते हैं और सभी औपचारिक रूप से उस कांग्रेस कमेटी में शामिल हो जाते हैं कि हम सब इसमें शामिल होते हैं। मूर्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है उस कमेटी का। महिलाएं अब कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा सूत काटेंगी और जो रेंज गोडा रहता है वो उनका संरक्षक बन जाता है उस कमेटी का। अब महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सूत काटा जाए वहाँ पर, और मूर्ति को लगने लगता है कि उसे अपने गांधीयन आइडियल्स पर अब खूब प्राउड होने लगता है। उसे लगता है वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। अब जो गांव में भट्ट है वो कांग्रेस के काम को लेकर थोड़ा सा परेशान रहता है, जो कांग्रेस कमेटी बनाई है, और सोचता है कि लोग किसका समर्थन कर रहे हैं। वह बेंकम्मा की बेटी के पास जाता है, उसको खुश करने के लिए उसकी शादी गांव में एक सेनप्पा रहते हैं, एडवोकेट जो रहते हैं, उनसे तय करने का फैसला करता है। सेनप्पा एक विडो हैं, उनके बच्चे भी हैं, इस समय उनके बच्चे भी हैं
भट्ट को लगता है कि ये एक चतुर योजना है दो समुदायों को आपस में मिलाने की। वेंकम्मा भी बहुत खुश हो जाती है और ये बात सबको बता देती है कि शादी के दिन लोग सिनप्पा को देखने जब आते हैं कि दो समुदायों के बीच मैरिज हो रही है, तो लोग पाते हैं कि सिनप्पा जो है वो शादी में बहुत बड़ा है, उसके टीथ भी कुछ गायब हैं जब वो देखते हैं सब। लेकिन साथ में एक चीज़ है, वह बहुत अमीर है। शादी खुशी से हो जाती है। लोग कहते हैं कि भट्ट और वेंकम्मा वास्तव में इतने बुरे लोग नहीं हैं। अब भट्ट के बारे में लोगों की राय थोड़ी सी बदलने लगती है। तभी मूर्ति जो है अकेले घूमता रहता है और राजनीति तथा गांव के भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें बहुत गहराई से सोचता रहता है कि गांव में अब क्या होगा, क्या करना है हमें, ये सब सोचता रहता है। वह खुद को दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करता है। तभी गांव में एक कार्तिक फेस्टिवल आता है। ये एक माह होता है, कार्तिक महीना, जिसे बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। तो गांव में कुछ त्यौहार वगैरह शुरू होते हैं। कार्तिक के महीने के समय गांव वाले जो हैं रंगम्मा के घर जाते हैं, कुछ शोर सुनाई देता है। तभी पुलिस जो है आ जाती है, पता लगता है रंगम्मा आपको पता है मूर्ति की माँ है। पुलिस आ जाती है वहाँ पर। पुलिस मूर्ति के कमरे की तलाशी लेने लगती है। पुलिस मूर्ति के कमरे की तलाशी लेती है, जिससे लोगों में डर और गुस्सा फैल जाता है। लोग जोर जोर से गांधी जी का नाम लेते हैं, विरोध करते हैं और पुलिस उनको पीटना शुरू कर देती है। तभी पता लगता है 17 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मूर्ति को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के लिए उसे करबर नामक जगह पर जो जेल है वहां भेजा जाता है। करबर जेल में उसको भेज दिया जाता है मूर्ति को। अब इसके बाद में दोस्तों, उसके भाई शंकर है जो मूर्ति का कजिन है, उसके कहने पर भी मूर्ति किसी मदद को स्वीकार नहीं करता। कहता है मैं सत्य के रास्ते पर चलता रहूंगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब मूर्ति जब चला जाता है वहां से, तो उसका जो कजिन है शंकर, वो पूरे उत्साह से सारी सभाएं गांव में करता रहता है। उन सभाओं को कांग्रेस कमेटी को टूटने नहीं देता है। जो रंगन्ना है, जो टेम्पल प्रीस्ट है, वो अपने मंदिर अछूतों के लिए खोल देता है प्रभावित होकर। कहता है अब मेरे मंदिर में कोई भी आकर पूजा कर सकता है। लोग ब्रिटिश शासन के प्रभाव पर बहस करने लगते हैं। गांव में डिबेट्स होने लगती हैं। जो रंगम्मा है मूर्ति की आंट है, और नंजम्मा जो है, जो रंगम्मा का सपोर्टर है एक तरीके से, सब मूर्ति के मामलों की जानकारी लेने के लिए अब जेल जाते हैं, पता करते हैं वहाँ पर मूर्ति के हालात कैसे हैं, जेल में उसकी स्थिति कैसी है। तभी क्या होता है, जो गांव वाले रहते हैं वो सरकार से और भी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं जब ये सब बातें हो जाती हैं। शंकर है, रंगम्मा है, ये सारे लोग मिलकर, रंगम्मा जो मूर्ति की आंट रहती है, सब मिलकर उस आंदोलन में एक साथ काम करते हैं और सब सहमत हो जाते हैं। जो माँ है उनकी, वो भी सहमत हो जाती है कि सब काम करते हैं गाँव मिल के। अब फिर चैप्टर 11 स्टार्ट होता है। तब इसमें पता लगता है कि जो कहानी सुनाने वाले थे रामकृष्णया, जो वैदिक ग्रंथों की जगह महात्मा गांधी की कहानियाँ सुनाया करते थे, अब उन ग्रंथों को पढ़ने वाला कोई नहीं बचा है। उनकी भी डेथ हो जाती है। इसलिए गांव में जो रंगम्मा है वो रत्ना से कहती है, जो कि प्रेग्नेंट रहती है, वो विडो रहती है, एक यंग विडो रहती है, उससे कहती है कि अब तुम इन जो टेक्सचर्स हैं, रिलीजियस टेक्सचर्स हैं, इनके लिए पढ़ो। रत्ना पढ़ना शुरू करती है, महिलाओं को ध्यान और योग सिखाती है। वह उन्हें तो कहती कि मूर्ति जल्दी ही वापस आएगा और हमारा आंदोलन फिर तेजी पकड़ेगा। अब महिलाएं भी मिलकर एक समूह बना लेती हैं और उस समूह का नाम रखती हैं सेविका संघ। वे स्वयं सेवकों की तरह प्रशिक्षण लेती हैं, वैसे ही काम करती हैं ताकि पुलिस के हमलों से बचा जा सके। जब पुलिस आए, उन पर अटैक करे तो कैसे हैंडल करना है, वो प्रशिक्षण लेती हैं, सीखती हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ पुरुष लोग शिकायत करते हैं कि महिलाएं जो हैं सैनिकों की तरह व्यवहार कर रही हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि महिलाएं जो हैं वो सैनिकों की तरह व्यवहार कर रही हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो शांत रहती हैं और अपनी जो ट्रेनिंग रहती है उनकी, उसे जारी रखती हैं एकदम। फिर चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 12 में क्या होता है, गांव वाले जो हैं, अब फसल का सीज़न आ गया है, बारिश शुरू हो जाती है, अच्छी फसल होने वाली है, इसकी तैयारी करते हैं गांव में। जो गांव में पुजारी रंगप्पा है और गांव वालों की जो देवी हैं कंचम्मा, इनकी पूजा प्रतिष्ठान होता है, इनकी पूजा होती जैसी कि परंपरा थी।
लोग मूर्ति की वापसी को लेकर बड़े उत्साहित हैं और उसके स्वागत की योजना वगैरह बना लेते हैं कि मूर्ति जल्दी ही लौट कर आएगा। इसी दिन वेंकम्मा जो है अपनी बेटी की शादी भी तय कर लेती है, जिससे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन गांव की महिलाएं स्वीकार कर लेती हैं। गांव की नदी के पास सब जाते हैं और मूर्ति का इंतजार करने लगते हैं कि मूर्ति वापस आ रहा होगा। लेकिन होता क्या है, पता लगता है कि पुलिस वालों ने मूर्ति को बस से उतारकर सुरक्षित पहले ही गांव पहुंचा दिया है, ऐसा सबको बताया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, रंगम्मा है, रत्ना है, सीनू है, सब मिलकर अपना तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। आधी रात को पुलिस जब चली जाती है वापस, तो गांव वाले ये देखने भी जाते हैं कि जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी हाउस है वहाँ पता लगता है उन्हें एक और बड़ा अधिकारी आ गया है, पुलिस का दूसरा अधिकारी आ गया है, ऐसा उन्हें पता लगता है। फिर चैप्टर 13 स्टार्ट होता है। मूर्ति बताता है गांव वालों के सबसे, कहता है कि अब काम करने का समय आ गया है और महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा निकाली थी उसके उदाहरण को हम सबको फॉलो करना चाहिए। वह कहता है अब समय आ गया कि जाति को भूलकर सब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, सारे डिफरेंसेस मिटाते हैं और एक साथ काम करेंगे, कहता है सबसे। वह समझाता है लोगों को कि गांधी जी का सब लोग साथ दे रहे हैं इस समय हमारे देश में। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं, वो सभी अब गांव वालों को भी अपना पूरा समय इस आंदोलन के लिए देना पड़ेगा, ऐसा समझाता है सब गांव वालों के लिए। गांव वाले भी वैसी ही तैयारियां करते हैं, वे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वैसे ही स्नान करते हैं जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय किया था, बिल्कुल वैसे ही सारे अब गांव में वैसे ही आंदोलन वगैरह और जुलूस वगैरह निकाला जाता है। जब गांधी जी नमक उठाते हैं तो कई सारे पुलिस गांव वाले या गांधी जी के साथ वाले जेल भेज दिए जाते हैं, जिससे पूरे देश में एक संदेश चला जाता है। गांव वाले भी जुलूस निकालते हैं, अभ्यास करने लगते हैं कि कैसे हम सत्याग्रह करना है और अपने अहिंसक आंदोलन की तैयारी करने लगते हैं पूरी तरीके से। इसके बाद में जो रंगम्मा रहती है वो गांव की महिलाओं के लिए गाइड करने की कोशिश करती है और सोचती है कि इनको अब ट्रेन किया जाए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खबर आ जाती है कि उस यात्रा के बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है दांडी यात्रा के बाद, तो गांव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं और डोंट टच द गवर्नमेंट नाम का एक कैंपेन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि वे सरकार को सीधी चुनौती देंगे, शांतिपूर्ण तरीकों से ही अपनी मांग और विरोध दिखाएंगे। ओके, सो डोंट टच, डोंट फाइट विद द गवर्नमेंट, ये अपना आंदोलन चलाते हैं। मूर्ति जो है उन्हें उपवास रखने, भजन करने, इन सब चीज़ों की प्रेरणा देता है। कहता है फास्ट रखो, भजन करो, कोशिश करो सरकार को टैक्स नहीं देना है। और जो ताड़ी बनाते हैं, शायद हमें लगता है उस समय कुछ शराब वराब बनाते होंगे, जो ताड़ी बनाने वाली दुकानें हैं, कहता वहाँ जाओ, वहाँ धरना दो, लोग जो है ताड़ी ना पिएं, ये भी ध्यान रखो। तब वो कोशिश करते हैं गांव में एक पैरेलल सरकार बना लेते, कहते हैं हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। रेंज गोड़ा जो है फिर से गांव का पटेल बना दिया जाता है, मुखिया बना दिया जाता है। वह मूर्ति जो है समझाता है सबको कि उनकी लड़ाई पुलिस से नहीं है। कहता है हमारी लड़ाई जो है वो पुलिस से है ही नहीं, ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखो। हमारी लड़ाई है जो जो भ्रष्टाचार लोगों के दिलों में है, जो लोगों के दिलों में बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति, हमारी लड़ाई उससे है। तो सत्य, प्रेम, अहिंसा, इन सब का सबको मैसेज देता है। कहता है ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसी से देश आगे बढ़ेगा। तभी क्या होता है, जब कैंपेन का दिन आता है, अभियान निकाला जाता है, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठा लाते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते जाते हैं, जुलूस में शामिल होते हैं, जुलूस निकालते हैं। पुलिस आ जाती है, उस जुलूस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोग शांत और एकजुट रहते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं, वैसे ही अपना जुलूस में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ गाँव वालों को पुलिस पीटती है, लेकिन उन गाँव वालों का साहस जो है वो कम नहीं होता, एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं सब मिलकर। फिर चैप्टर 15 स्टार्ट होता है। चैप्टर 15 में गांव वाले जो हैं वो ताड़ी की दुकानों पर जाते हैं, वहाँ धरना देते हैं और जो स्कैफिंगटन रोड था जहाँ वो कॉफ़ी स्टेट है, वहाँ पर उन्हें पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले और बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर, लेकिन मूर्ति जो है वो बहुत शांतिपूर्वक अपने जुलूस का नेतृत्व करता रहता है। जो वहाँ मजदूर काम करने वाले थे वो वहाँ से अपनी
अर्निंग्स लेते हैं, अपनी मजदूरी वगैरह लेते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस उन मजदूरों को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस सोचती है अगर ये सब मजदूर यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा। इसलिए पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना पैसा लेते ही वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं अब हम आंदोलन में शामिल होंगे, अब हम यहाँ पर इस कॉफ़ी स्टेट में काम नहीं करेंगे। तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले बीच में आ जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं ताकि वो मजदूर जो है वहाँ से शांतिपूर्वक जा सकें। गांव वाले बैठ जाते हैं, उसके बाद भजन गाते हैं, मूर्ति के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पीटा जाता है और उन पर पानी की बौछारें, पानी से भिगोया जाता है, परेशान किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ही गांव वाले पलट के बाहर नहीं करते, बिल्कुल भी पलट के बाहर नहीं करते। मूर्ति को चोट लग जाती है थोड़ी सी, लेकिन इससे लोगों का हौसला और बढ़ जाता है। विरोध के बाद कुछ लोगों को जेल भेज दिया जाता है, बाकी गांव वाले सुरक्षित घर लौट जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आसपास के जो गांव के लोग थे सपोर्ट करने के लिए उस आंदोलन में अब कांथापुरा आने लगते हैं। अब आंदोलन को और सपोर्ट मिलता है धीरे धीरे और गांधी जी का जो रेसिस्टेंस वाला आंदोलन था, पीसफुल रेसिस्टेंस वाला, अब और तेज़ी से उस गांव में बढ़ने लगता है। चैप्टर 16 आ जाता है। गांव वाले अपने विरोध, जो पास में ताड़ी की दुकानें वगैरह थीं, उससे अब अपने विरोध को बढ़ाकर बागानों तक पहुंचा देते हैं ताकि ताड़ी ना बनाई जाए, वही शराब ना बनाई जाए। वे गीत गाते हुए जुलूस निकालते हैं और धरना देते हैं, उनकी आदत है। और अब दूसरे गांव के लोग, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी अब कांथापुरा आने लगे हैं, उनसे मदद मांगने लगे हैं, जिससे गांव वालों को थोड़ा सा प्राउड फील होता है। अब कुछ लोग कोशिश करते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, मार भी खाते हैं अपने उस आंदोलन में। पुलिस की धमकियों के बावजूद गांव वाले टैक्स देने से मना कर देते हैं, कहते हैं अब हम टैक्स नहीं देंगे। गांव की जो महिलाएं हैं उनको भी पीटा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब डटे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। अब मूर्ति जो है बताता है, कहता है हो सकता है आने वाले समय में हमारे ऊपर हमले और तेज कर दिए जाएं, तो उनके लिए अपनी योजना बनाता है और कहता है हमें सामूहिक एकता बनाए रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब कांतापुरा जो है प्रतिरोध का केंद्र बन जाता है और गांव वाले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण खड़े होने की तैयारी कर लेते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, हमारे पास जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, कहता है अब इनको छुपा दो। होता क्या है, जब मूर्ति लोगों को बताता है कि आने वाले समय में हमले हो सकता है और तेज़ हों, तो वो चेतावनी देता है, सब कहता है सब तैयार रहो। रात में जो है गलियों में खामोशी रहती है और लोगों से कहता है जो भी तुम्हारे पास सामान है कीमती जैसा भी है उसको छुपा दो, ऐसा बताता है। फिर चैप्टर 17 स्टार्ट होता है। इसमें जो गांव वाले हैं उनको भारी हिंसा का सामना करना पड़ता है। जब पुलिस उन कुलीस को रोकती है, जो लेबरर्स थे स्किम्पटन कॉफ़ी स्टेट में काम करने वाले, उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के वापस ले जाती है, कहते चलो वहाँ काम करो, काम नहीं करोगे तो वहाँ काम कैसे होगा। महिलाएं और बच्चे अपनी रक्षा के लिए कोशिश करते हैं, सब वहाँ पर पत्थर भी चलाते हैं जो गांव वाले रहते हैं, बचकर भागते हैं। भागते समय वहाँ पर राधम्मा रहती है जो कि प्रेग्नेंट रहती है, वो उसका प्री मैच्योर बेबी जन्म लेता है। जो रत्ना वहाँ पर रहती है वो महिलाओं से कहती है कि शांत रहो, बिल्कुल भी किसी तरीके की हिंसा मत करो। जो पेरिया महिलाएं रहती हैं वहाँ पर भट्ट आ जाता है। पेरिया महिलाओं द्वारा जो भट्ट है, जो गांव का वेल्दी मनी लेंडर था, उसका घर जला दिया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, उसका घर जला दिया जाता है, जिससे अब वहाँ पर जो है केओस फैल जाता है, अफरा तफरी फैल जाती है। महिलाएं जाकर मंदिर में इकट्ठा हो जाती हैं, वहाँ जाके प्रार्थना करती हैं और भगवान जी के उसमें हवन करती हैं। अंत में जो पेरिया रहती है, पेरिया रहता है रेचन्ना, जो लीडर रहता है उनका, उसकी वाइफ आती है, निकल कर सबकी मदद करती है और सबको वहाँ से मंदिर से, वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल कर ले जाती है। अब आप देख रहे होंगे गांव कैसे धीरे धीरे अब पूरी तरीके से बदल चुका है। आंदोलन जो है बहुत तेज गांव में है, सबको उम्मीद है कि हमारा देश जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ों को जल्दी से भगाया जाएगा यहाँ से, यही सब रहता है। अब चैप्टर 18 स्टार्ट होता है। 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन के बाद जो सैनिक हैं और शहर से आए कुछ वॉलंटियर स्वयं सेवक हैं, वो गांव में आ गए हैं और ये सब गांव वालों की रक्षा के लिए आए हैं।
गांव वालों की रक्षा के लिए वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, अब खेतों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे देती है, कहती है तुम्हारे खेतों को नष्ट कर दिया जाएगा, जो भी फसलें उन्हें उसे नष्ट कर दिया जाएगा। अब गांव में लोगों के बीच में गुस्सा और डर दोनों फैल जाता है। जो रत्ना है महिलाओं को हिम्मत देती है, वे हवन करना जारी रखती हैं, शंख बजाती हैं और गीतों के साथ मिलकर उस जुलूस की तैयारी करती हैं। गांव वाले, जिनमें शहर के लड़के और वो लेबरर्स जो काम करते थे वहाँ पे कॉफ़ी स्टेट में, वो सारे लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं उस आंदोलन में और गांधी जी से प्रेरित होकर शांतिपूर्वक सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं शांतिपूर्वक सामना करेंगे, हमलों से, गोलियों से, अफरा तफरी के बावजूद भी वे विरोध करना अपना जारी रखते हैं। चाहे गोलियां चलें, चाहे कितना ही वो हो, हमारा विरोध जारी रहेगा। कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं उस आंदोलन में, लेकिन उनका साहस जो है सबको एकजुट रखता है। गांव वाले, जो भट्ट की संपत्ति थी, जिसका घर जला दिया गया था, उसकी संपत्ति को सरकार के हाथों जाने देने के बजाय वहां आग लगा देते हैं। वो महिलाएं वहां आग लगा देती हैं। बाद में वे सभी जंगल की ओर चले जाते हैं, मैसूर की सीमा जाके पार करते हैं। वहां जंगल में मैसूर की सीमा पार करते हैं और अन्य गांव द्वारा जो पास के विलेजेस थे, जैसे महात्मा गांधी जी जहाँ जहाँ जाते थे आसपास के विलेज में, कहीं भी जाते थे देश में, उनका स्वागत होता था। तो कांथापुरा के गांव वाले वहाँ आग लगाकर गांव में, आसपास के गांव में जब पहुँचते हैं तो उनको बहुत स्वागत होता है, तीर्थयात्री की तरह उनका स्वागत किया जाता है, बहुत वेलकम पाते हैं आसपास के गांव में वो सभी लोग। अब चैप्टर 19 स्टार्ट होता है, जो कि इस नॉवेल का लास्ट चैप्टर है। 1 साल बाद की कहानी रहती है। कई गांव वाले हिंसा से बचकर अब मैसूर में रहने लगे हैं। गांव जलाकर भाग आए थे, वहाँ की हिंसा से बचने के लिए अब शहर में रहने लगे हैं। जो कहानी सुनाने वाली महिला थी, गांव की बुद्धिमान और जो अनुभवी महिला थी, उसका नाम था तिमम्मा। वो सुनाने वाली महिला जो है, वो तिमम्मा के साथ रहती है, इसके साथ रहने लगी है आकर वो। और गांव वाले अब जो उपनिषद पढ़ना और सीखना जारी रखते हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, इनको पढ़ना, अपना लिखना जारी रखते हैं। तभी रत्ना एक खबर देती है आकर कि रंगम्मा और सीनू जब जल्दी ही जेल से रिहा होने वाले हैं। रंगम्मा और सीनू दोनों जल्दी ही जेल से रिहा होने वाले हैं। ये बताती है आकर मूर्ति भी जेल से बाहर आ चुका है, बता देती है आकर मूर्ति भी जेल से बाहर आ चुका है। और जब बाहर आ जाता है वो, तो अपने अनुभवों के बारे में लिखता है। वो अनुभव जो उसने गांव में हासिल किए, जो जेल में हासिल किए, उन सब के बारे में वो लिखता है। वह सोचता है कि हमारे देश में आज़ादी, ये उसके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि इस देश को आज़ादी कैसे मिलेगी। आज़ादी का मतलब है गरीबी को समाप्त करना, कि केवल आज़ादी मिलने से गरीबी समाप्त हो जाएगी, कि केवल आज़ादी मिलने से सामाजिक अन्याय है, जो हमारे यहाँ जाति का डिफरेंस है, ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस उसके दिमाग में बहुत सारे आते हैं कि पहली ज़रूरी है हमारे लिए आज़ादी, और जब आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी ही इन गरीबी का और जो सामाजिक अन्याय हमारे देश में हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर, इसको भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए पहली जो ज़रूरत है, जो नींव है, वो है आज़ादी, ऐसा कहता है। इसी बीच में क्या होता है, कांथापुरा में शहर के लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ जाकर नए नए घर बना लेते हैं। जो भट्ट है अपनी संपत्ति बेच देता है, जो भी उसकी बची है, और भले ही गांव की भौतिक स्थिति अब बदल चुकी है, लोग अमीर अमीर दिख रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, लेकिन जो गांव वाले जो बाहर जाकर रहने लगे हैं, उनकी चेतनाएं अब जाग गई हैं। वे लोग समझ गए हैं कि स्वराज का क्या मतलब होता है और न्याय का क्या मतलब होता है, और इनकी कितना ज़रूरी होती है कि हमारे देश में हमारा शासन हो और हमारे देश में हमें न्याय मिले। इनका क्या मतलब होता है वो सब समझ चुके होते हैं, और अब समझ गए हैं कि उन्होंने संघर्ष किया, जो उम्मीदें रखीं, उससे सामाजिक बदलाव आना ज़रूर है और सामाजिक बदलाव आकर रहेगा। इस तरीके से हम अगर देखें इसमें कांथापुरा नावल में, तो ये कहानी जो है कांथापुरा की, वो हमें सिखा के जाती है कहीं ना कहीं कि अहिंसा, सत्य और एकता के रास्ते पर चलकर समाज और राष्ट्र में वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जो जातिगत संघर्ष है और जो क्लास के आधार पर संघर्ष है, इसको भी लोग समानता और स्वतंत्रता के बाद जब न्याय के रास्ते पर चलेंगे तो इन कमियों को भी समाज में दूर किया जा सकता है। ऐसा मैसेज जो है राजा राव इस कांथापुरा में देते हैं।
इसके बाद बात करें, इसमें जो कन्फ्लिक्ट रहता है कहानी में, नॉवेल में, वो एक तरफ अंग्रेजियों का शासन है, अंग्रेज़ों का, और जो सिपाही रहते हैं जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक हैं उनके बीच में रहता है, और दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय लोग हैं आज़ादी का आंदोलन लड़ते हैं, इनके बीच में संघर्ष दिखाया गया है। ये कन्फ्लिक्ट है मेजर, और ये कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है उस छोटे से विलेज में जिसका नाम है कांथापुरा। ये कांथापुरा दिखाता है कैसे जो सामान्य लोग हैं वो जब पॉलिटिकल मूवमेंट चलते हैं इस देश में तो वो कितना सफ़र करते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ें होती हैं। क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स इस नॉवेल में तब आता है जब मूर्ति को जेल भेज दिया जाता है, फिर भी गांव की महिलाएं उस आंदोलन को जारी रखती हैं। उसको जब अरेस्ट किया जाता है तो वही टर्निंग पॉइंट रहता है इस नॉवेल में। उसके बाद वीमन संभाल लेती हैं और गांव जो है बाद में बहुत ब्रूटल, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम थीम्स की बात करें इस नॉवेल में तो इसमें कॉलोनियल ऑपरेशन है, अंग्रेज़ों ने कैसे यातनाएं दी, प्रताड़नाएं दी, वो सब दिखाया गया है। ब्रिटिश शासन की प्रताड़नाओं को, निर्दयता को दिखाता है, कैसे अंग्रेज़ों ने शोषण किया था भारतीय लेबरर्स का, वो कॉफ़ी स्टेट पर आपने देखा ही है, और हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया ये दिखाता है। कैसे उन्होंने हिंसा का यूज़ किया हमारे शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबाने के लिए। गांधी की फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो ये नॉवेल हाईलाइट करता है ट्रुथ और नॉन वायलेंस को और सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो गांधी जी के सिद्धांत थे। मूर्ति जो है गांधी जी का वास्तव में एक सच्चा पुजारी है, फॉलोअर है, वो गांधी जी के सभी आइडियल्स को फॉलो करता है। हालांकि ये नॉवेल जो है कई सारे क्वेश्चंस भी उठाता है कि क्या अहिंसा से हमेशा सफलता मिलती है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ जाता है। कास्ट सिस्टम, जातिवाद की बात करें तो ये नॉवेल इस कास्ट सिस्टम को भी, जिसमें जातिगत भेदभाव होता है, इसकी आलोचना करता है। मूर्ति कोशिश करता है अपने गांव के सभी लोगों को जो अलग अलग जातियों के हैं इन्हें यूनाइट करने की कोशिश करता है। ये भी इसका एक थीम है। जो पेरिया लोग, समुदाय के लोग हैं, उन्हें सामाजिक और आर्थिक आधार पर भेदभाव उनके साथ होता है। महिलाओं का क्या रोल है उस समय आज़ादी में, ये भी, इस पर भी प्रकाश डालता है ये नॉवेल। वीमन एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती हैं भारतीय आज़ादी के आंदोलन में। वो भी विरोध करती हैं, व्रत रखती हैं और हिंसा का सामना करती हैं। हालांकि हमारे समाज में जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो उसके बावजूद भी बना रहता है, पितृसत्ता तब भी बनी रहती है। एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो एजुकेशन, शिक्षा का भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिखाया है कि गांव वाले कैसे समझते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज़ आए हुए हैं, वो कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं। ये शिक्षा ही सभी को सिखाती है। जब हमें ज्ञान मिलता है धीरे धीरे तो हमारी ताकत बढ़ती जाती है और हम अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख जाते हैं। एकता में बल होता है, ये भी सिखाता है ये नॉवेल कि कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअल्स, अकेले अकेले रहने के बजाय कम्युनिटी में कितनी पावर होती है, एक साथ रहने में कितनी पावर होती है, इस पर जोर दिया जाता है। पूरा गांव एक सिंबल के रूप में काम करता है, पूरा राष्ट्र बन जाता है, वो छोटा सा गांव देश का प्रतीक बन जाता है। बदलाव संभव है केवल तभी जब सब मिलकर प्रयास करेंगे, ऐसा मैसेज ये नॉवेल देता है। भाषा के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो इंडियनाइज्ड है। ये भाषा दिखाती है कहानी सुनाने की कलाएं जो भारत में प्रचलित हैं। इसमें बहुत सारी मिथ्स दिखाई गई हैं, वो गांव वाली देवी वगैरह की, धार्मिक बातें भी की गई हैं, राजनीतिक बातें भी की गई हैं। ये सभी का मिश्रण है ये नॉवेल, और ऐसा लगता है जैसे कोई एपिक क्वालिटी रखता है। ये बहुत बड़ी कहानी सुनाई गई है इसमें, जिसमें गाँव वाले हीरोज़ बनकर निकल कर बाहर आते हैं। नॉवेल का क्या सिग्निफिकेंस है इस बारे में अगर हम बात करें तो कांथापुरा वास्तव में एक लैंडमार्क है इंडियन इंग्लिश फिक्शन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स कंसीडर किया जाता है। ये राष्ट्रवाद की भावना को दिखाता है उन गांव वाले कैरेक्टर्स के थ्रू। ये दिखाता है कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट, जो राजनीतिक आंदोलन था हमारा, उसने सामान्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ये नॉवेल आज भी रेलिवेंट है। जब हम सामाजिक और राजनीतिक पहले की बातों पर चर्चा करते हैं, अपने अतीत पर, तो ये नॉवेल हमें आज भी पहले की बहुत सारी जानकारी देता है। तो इस तरीके से देखा जाए कांथापुरा जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल नॉवेल नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कहानी नहीं है हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन की, बल्कि एक विश्वास की कहानी है, उनकी तकलीफ़ों की कहानी है। कैसे विरोध किया ये कहानी दिखाती है, और समाज में बदलाव कैसे आए ये भी कहानी सुनाती है ये नॉवेल। हालांकि कांथापुरा एक छोटा सा गांव है, लेकिन राजा राव दिखाते हैं कि स्टोरी किसी एक गांव की नहीं है,
ये हमारे देश की कहानी है और कैसे हमारा पूरा देश आज़ादी के लिए उन दोनों लड़ रहा था। तो ये इस नावल की पूरी कहानी थी। उम्मीद है आप जब भी सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरे नावल में होता क्या है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।